आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए सेशन 2022 और 23 में नया क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी किया था, उस पर आधारित एक सैम्पल पेपर को इस वीडियो में पूरा सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है। सबसे पहले आपके इतिहास के क्वेश्चन आएंगे और इतिहास के क्वेश्चनों में सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर दुर्गों में कौन निवास करता था? तो आंसर आएगा संपन्न व्यक्ति यानी कि अमीर लोग, या शासक वर्ग यानी कि राजा और उसके दरबारी दुर्गों में रहते थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हेलेनिस्टिक युग निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो यूनान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लोकनायक के नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध थे? तो आंसर आएगा इसका जयप्रकाश नारायण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर किस स्थान पर मुकदमा चलाया गया? तो आंसर है दिल्ली के लाल किले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अथर्ववेद में किसका संकलन है? यानी कि अथर्ववेद में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो पहला है अथर्ववेद जन सामान्य यानी कि आम आदमी से जुड़ी समस्याओं के समाधान तथा जीवन और समाज के नियमों का संकलन है। दूसरा है, इसमें 5987 मंत्र हैं अथर्ववेद के अंदर। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है तथा मोक्ष के उपाय भी बताता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विधि तथा रोगों से संबंधित ज्ञान भी संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकाल के भारतीय समाज में जमींदारों पर संक्षिप्त नोट लिखे। आंसर देखें, मध्यकाल में जमींदार स्थानीय शासक वर्ग था, यानी कि एक तरह से राजा की तरह कार्य करते थे, जिसे परंपरागत रूप से शासन करने के अधिकार प्राप्त थे, यानी कि उनको शासन करने के अधिकार प्राप्त थे। जिस क्षेत्र पर जमींदारों का अधिकार मान्य होता था वह उनकी जमींदारी कहलाती थी। तीसरा पॉइंट है, जमींदारों के रूप में उन्हें क्षेत्र में रहने वाली जनता पर शासकीय अधिकार प्राप्त हो जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जैन दर्शन में त्रिरत्न के बारे में बताइए। आंसर देखें, महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए हैं जो त्रिरत्न कहलाए। पहला है सम्यक दर्शन यानी कि सत्य तथा तीर्थकारों में विश्वास रखें, विश्वास। उसके बाद है सम्यक ज्ञान, तीर्थकरों के उपदेशों का अध्ययन एवं अनुसरण करें। और उसके बाद है तीसरा सम्यक आचरण, इंद्रियों पर संयम करके सुख दुख में समभाव रखना। समभाव का मतलब होता है समान भाव, यानी कि दुख और सुख को समान समझना, एक जैसा समझना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद गोरी की भारत में सर्वप्रथम हार कहाँ व कैसे हुई? यानी कि मोहम्मद गोरी भारत में सबसे पहले कहाँ पर हारा और कैसे हारा? आंसर देखें, मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय यानी कि पहली हार 1178-79 ईस्वी में गुजरात में हुई। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय का शासन था। मोहम्मद गोरी ने अनिहलवाड़ा यानी कि पाटन पर आक्रमण कर दिया। मूलराज द्वितीय व भीम द्वितीय की मां नायकी देवी के नेतृत्व में अनिहलवाड़ा की सेना ने आबू पर्वत के पास कायंद्रा नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी का सामना किया। मोहम्मद गोरी की सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई, यानी कि पूरी तरह से हार हुई और मोहम्मद गोरी वहां से भाग गया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का वर्णन करते हुए उनके द्वारा बताए गए अष्टमार्ग का वर्णन करो। तो आंसर देखें, सबसे पहले 4 आर्य सत्य। पहला है दुख, संसार में जन्म मरण, संयोग वियोग,
लाभ हानि सभी दुख ही दुख है। उसके बाद है दुख का कारण, सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा या वासना है। उसके बाद तीसरा है दुख निरोध, तृष्णा का अंत करने से दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। उसके बाद है दुख निरोध मार्ग, दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए अष्ट मार्ग पर चलना चाहिए। उसके बाद है अष्ट मार्ग। गौतम बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्ट मार्ग पर चलने की सलाह दी, जो निम्नलिखित है। पहला है सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य पाप पुण्य आदि में भेद करने से चार आर्य सत्यों में विश्वास पैदा होता है। उसके बाद है सम्यक संकल्प, तृष्णा से दूर रहने, मानसिक एवं नैतिक विकास का संकल्प लेना। तीसरा है सम्यक वाणी, सदैव सत्य व मीठी वाणी बोलना। नंबर 4 सम्यक कर्म, सदैव सच्चे और अच्छे कर्म करना। उसके बाद नंबर 5 सम्यक जीविका, अपनी जीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाना। और नंबर 6 सम्यक प्रयास, स्वयं को अच्छा बनाने का प्रयास करना तथा शरीर को अच्छे कार्य में लगाने के लिए उचित परिश्रम करना। उसके बाद नेक्स्ट है सम्यक स्मृति, अपनी गलतियों को सदैव याद रखकर विवेक और सावधानी से कार्य करना। और उसके बाद है नंबर 8 सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका मानचित्र आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया है। उसके बाद शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन राजनीति विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 11 है श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो आंसर है इसका सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं? तो आंसर है नारीवादी। उसके बाद है 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन SPA क्या था? तो आंसर है इसका 7 पार्टी अलायंस SPA नेपाल की 7 प्रमुख राजनीतिक दलों का गठबंधन था। अगला क्वेश्चन है स्वीडन तथा जर्मनी में किस प्रकार का समाज है? तो आंसर है समरूप समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय सरकारों की किन्हीं 2 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखें, पहला है इससे स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं, और दूसरा है इसने प्रशासन को आसान बना दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है? यानी कि बहुत सारे दल क्यों हैं? भारत में अपने भौगोलिक आकार में बहुत बड़ा तथा विविधताओं वाला देश है। यहाँ की जनसंख्या की सामाजिक संरचना भी काफ़ी जटिल है, अतः 2 या 3 पार्टियाँ इतने बड़े देश की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? आंसर देखें, वह राज्य है जिसमें नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है तथा राज्य किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देता, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 दबाव समूहों तथा आंदोलनों में एक समानता तथा एक भिन्नता का उल्लेख कीजिए। यानी कि दबाव समूह और जो आंदोलन है इनमें समानता बतानी है और विभिन्नता बतानी है। तो आंसर में सबसे पहले समानता, यानी दोनों में क्या समानता है। दबाव समूह तथा आंदोलन चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीति पर इनका पूरा प्रभाव है। असमानता, दबाव समूह संगठित होते हैं जबकि आंदोलनों में संगठन ढीला होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 लोकतंत्र की
व्यापक चुनौतियों की चर्चा कीजिए। आंसर देखें, पहला है अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने विस्तार और चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू कराना शामिल है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि लोकतंत्र के सामने चुनौती ये होती है कि जो लोकतंत्र के जो बुनियादी सिद्धांत है उनको सब पूरे देश के सभी इलाकों में, सभी सामाजिक समूह में लागू कराना होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराना, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती होती है लोकतंत्र के सामने। उसके बाद है लोकतंत्र में सरकार के कार्य और फैसलों में अमीर व शक्तिशाली लोगों के प्रभाव को कम करना भी एक प्रमुख चुनौती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। आंसर देखें, सामाजिक विभाजन अधिकांश देशों में चुनाव के समय सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। एक समुदाय के लोग किसी एक दल को दूसरे दलों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है राजनीतिक दल भी विभिन्न समुदायों से अलग अलग वायदे करते हैं तथा विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है। क्या यह बात सच है? स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, यह बात सच नहीं है कि चुनाव जातियों का खेल है। निम्नलिखित बातों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। नंबर 1, कोई भी दल किसी एक जाति या समुदाय के सभी मत प्राप्त नहीं कर सकता है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक दल का वोट बैंक कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस जाति के अधिकतर लोग उस दल को मत देते हैं, यानी कि सभी नहीं देते। कहने का मतलब है कि एक जाति अगर किसी को सपोर्ट करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% सभी लोग उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये बताया गया है कि अधिकतर लोग उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं करते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, भारत में कभी कभी सत्तारूढ़ दल के सांसदों और विधायकों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। यदि जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक होती तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद तीसरा पॉइंट है किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर दल अथवा प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जातियों और समुदायों का मत प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अगर किसी चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। जब मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से अधिक उम्मीदवार होंगे तो उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार चुनाव में सफल नहीं होगा। यह बात सच है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ और कारक भी प्रभावशाली होते हैं। इसमें पहला पॉइंट है एक जाति या समुदाय के अंदर भी गरीब तथा अमीर लोग होते हैं जिनके हित अलग अलग होते हैं। उसके बाद है एक ही समुदाय के गरीब तथा अमीर लोग अलग अलग दलों को मत देते देखे गए हैं। और उसके बाद है लोगों की सरकार तथा उसके कार्यों के बारे में राय भी निर्णायक भूमिका निभाती है। उसके बाद क्वेश्चन आएंगे भूगोल के। पहला क्वेश्चन है भूगोल में, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसल कौन सी है? तो आंसर है गेहूं। गेहूं जो है रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है? तो आंसर है
मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? आंसर है नवीकरण योग्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना। वर्षा के जल को विभिन्न विधियों के प्रयोग से एकत्रित यानी कि इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छत का वर्षा जल एक टैंक के माध्यम से भूमि के नीचे ले जाया जाता है। यानी कि इसमें बता रखे हैं छत के ऊपर जो पानी इकट्ठा होता है उसको पीवीसी पाइप के माध्यम से भूमि के अंदर जो टैंक बना रखा है वहाँ पर एकत्रित करना यानी कि इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताइए। आंसर देखें, वे उद्योग जिनके उत्पाद दूसरे उद्योगों के लिए उत्पादन का आधार तैयार करते हैं, ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में पाइपलाइनों के लाभ बताइए। आंसर देखिए, पहला लाभ है यह परिवहन का सस्ता साधन, यानी कि इससे जो है कम लागत आती है, यानी कि खर्चा कम होता है। एक बार पाइपलाइन बिछाने के बाद उस पर बार बार खर्चा नहीं करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा फायदा है इसके द्वारा उत्पादक क्षेत्रों से देश के किसी भी भाग में तेल व प्राकृतिक गैस का परिवहन संभव, यानी कि जहाँ से तेल और प्राकृतिक गैस निकाली जाती है वहाँ से देश के किसी भी हिस्से में जो है पाइपलाइन के द्वारा गैस और तेल को भेजा जा सकता है। तीसरा लाभ है इससे समय की बचत होती है, यानी कि टाइम बचता है इससे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों कोयले हैं, इन अलग अलग प्रकार के, दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, यानी कि सबसे अच्छा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है, यानी कि वही कोयला जो है सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें जो है 90% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए ये कोयला अच्छा है। यह कम गुणवत्ता यानी कि कम गुणवत्ता वाला कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 90% तक होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यह जलने पर धुआं कम देता है, यानी कि जलाते हैं जब इसमें से धुआं कम निकलता है, और यह जलने पर धुआं ज़्यादा देता है। उसके बाद इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और इससे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में चावल की खेती के वितरण का वर्णन कीजिए। आंसर देखें, सबसे पहले तापमान। चावल की खेती के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान आवश्यक है, यानी कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। वर्षा, चावल की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसे बोते समय खेत में पानी भरा होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक है। उसके बाद है भूमि। चावल की कृषि समतल भूमि पर की जाती है। उसके बाद है मिट्टी। इसके लिए जलोढ़ तथा चिक्का युक्त मिट्टी उपयुक्त रहती है ताकि उसमें अधिक समय तक पानी खड़ा रह सके। उसके बाद है श्रमिक यानी कि मजदूर। इसकी कृषि के लिए सारे काम हाथ से करने पड़ते हैं, इसलिए इसकी कृषि के लिए अधिक श्रमिकों यानी कि मजदूरों की आवश्यकता होती है। उसके बाद है वितरण। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की अधिकता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। उसके बाद है उत्पादक क्षेत्र।
पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और संपूर्ण उड़ीसा में उगाया जाता है। उसके बाद है उत्पादन। भारत में 1950 और 51 में चावल का उत्पादन 206 लाख टन हुआ। उसके बाद 2008 और 9 में भारत में चावल का उत्पादन 927 लाख टन हुआ और 2015-16 में 1036 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मानचित्र वाला था। और उसके बाद है अर्थशास्त्र। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से अर्थशास्त्र के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? आंसर देखें, जिन उद्यमों अथवा कार्यस्थलों पर रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है उसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक क्षेत्र की क्रिया है? तो आंसर है बैंक सेवा। बैंक सेवा जो है तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से कार्यशील हुआ? तो आंसर है 1986 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अदृश्य बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें, जब किसी कार्य में लगे लोगों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा होती है तथा उनमें से कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाता है तो उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वे अतिरिक्त व्यक्ति काम में लगे हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन उत्पादकता में उनका कोई योगदान नहीं होता। इस प्रकार की बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता से ज़्यादा लोग थे, उनमें से अगर कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि उत्पादकता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि जितना ज़्यादा लोग काम करने पर जितना उत्पाद बनाया जा रहा था उतना हटाने के बाद भी उतना ही है, तो उसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार हल करती है? वर्णन कीजिए। इसको इस तरह से समझ लीजिए, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई ऐसी वस्तु है आप जो दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता आपको है। तो जब आपस में सामान की अदला बदली करते हैं तो उसको दोहरे संयोग की समस्या इसलिए बता रखा है कि अगर मान लीजिए आपके पास सामान नहीं है देने के लिए, उस समय आप पैसे देकर भी वो सामान ले सकते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर नीचे बताया गया है। आंसर देखें, जब दो व्यक्ति बिना मुद्रा का प्रयोग किए यानी कि बिना पैसे का यूज किए, यानी कि जब दो व्यक्ति बिना पैसे का यूज किए एक दूसरे को अपनी चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमत हों, उसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक जूता निर्माता बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है, यानी कि एक जूते वाला जो है जूते बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूते को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा यानी कि पैसे का उपयोग गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जूता निर्माता अगर बिना मुद्रा का प्रयोग किए जूते के बदले गेहूं खरीदना चाहता है तो उसे बहुत कठिनाई होती है। उसे पहले एक ऐसे किसान को खोजना पड़ेगा जो अपने गेहूं के बदले जूते लेना चाहता है। अतः मुद्रा ने इस कार्य को बहुत सरल बना दिया, यानी कि आसान बना दिया है, क्योंकि समस्या ये बताई गई है इसके अंदर कि अगर जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है तो उसको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं के बदले जूता लेना पसंद करेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो ये समस्या नहीं होती है। अतः मुद्रा यानी कि पैसे ने यह कार्य को बहुत आसान सरल बना दिया है। मुद्रा की सहायता से हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, यानी कि पैसे से हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 37, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रीज़न बताने हैं, कारण बताने हैं जिसमें जो है उपभोक्ता का शोषण होता है।
निम्नलिखित तरीकों से उपभोक्ता का शोषण होता है। पहला है, कभी कभी दुकानदार ग्राहक से निर्धारित मूल्य से अधिक दाम ले लेते हैं, यानी कि कभी कभी दुकानदार जो हैं एमआरपी से भी ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। इससे उपभोक्ता को आर्थिक हानि होती है। उसके बाद दूसरा है, उपभोक्ता साक्षरता कम होने से भी उपभोक्ता का शोषण होता है, यानी कि उपभोक्ता को जो है साक्षरता यानी कि वस्तु के बारे में, यानी कि वस्तु से संबंधित जो नियम है उनके बारे में नॉलेज कम होती है। इस वजह से भी उपभोक्ता को जो है उपभोक्ता का शोषण होता है। उसके बाद कभी कभी दुकानदार कम तौल पर कम माप से भी उपभोक्ता का शोषण करते हैं, यानी कि कभी कभी दुकानदार जो है सामान को कम तौलते हैं और मापने की जो मापते जो हैं वो भी कम है, तो इससे भी जो है उपभोक्ता को नुकसान होता है, यानी कि शोषण होता है। उसके बाद है, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कभी कभी व्यापारी लोग जमाखोरी या कालाबाजारी की सहायता लेते हैं, जिससे उपभोक्ता को अधिक मूल्य पर वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, मिलावट करके भी दुकानदार कभी कभी अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न करते हैं। इससे उपभोक्ता का आर्थिक शोषण ही नहीं अपितु उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है, कभी कभी उपभोक्ता को वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती, जिससे उसका शोषण होता है। तो ये था आपका क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।